हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया की एयर ट्रांसपोर्ट की क्या हिस्ट्री रह चुकी है। द रियल प्रोग्रेस इन इंडिया सिविल एविएशन स्टार्टेड इन 1920 व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्टेड अ फ्यू एरोड्रोम्स। जब जो इंडिया की सिविल एविएशन है उसकी जो प्रोग्रेस थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1920 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, फ्यू एरोड्रोम्स को कंस्ट्रक्ट किया था। द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट वो सेटअप इन 1927, यानी कि स्टार्ट होना प्रोग्रेस उसकी 1920 में हुई थी और ये सेटअप कब हुआ था? 1927 में। एंड नंबर ऑफ फ्लाइंग क्लब वर फाउंडेड। उस समय हमने बहुत सारे जो फ्लाइंग क्लब्स है उसको ढूंढा था। द प्रोग्रेस हाउ एवर वॉज वेरी स्लो। इट वॉज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार दैट अ कंसिडरेबल प्रोग्रेस वॉज अचीव। यानी कि इस केस में हम लगातार प्रोग्रेस करते ही जा रहे थे और ये जो हमारी प्रोग्रेस थी वो हमने कब अचीव किया थी? ड्यूर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमने इस केस में जो है प्रोग्रेस अचीव की थी। ठीक है। मोर एरोप्लेन्स वर परचेज, न्यू सर्विसेज वर स्टार्टेड एंड देयर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। यानी कि हमारे जो सिविल एविएशन की बात करें तो कंसेप्ट अगर आता है क्वेश्चन में सिविल एविएशन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप लिख सकते हो कि हमारा जो इंडियन सिविल एविएशन था उसकी जो रियल प्रोग्रेस थी वो 1920 में स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था, एरोड्रम्स को कंस्ट्रक्ट किया था। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट जो 1927 में सेटअप किया गया था, जहाँ पे बहुत सारे हमने फ्लाइंग क्लब्स को फाउंड किया था और इसकी जो प्रोग्रेस थी वो धीरे धीरे हो रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हमने क्या की, इसकी प्रोग्रेस को अचीव कर लिया। ज़्यादा से ज़्यादा एरोप्लेन्स को परचेज किया गया, न्यू सर्विसेज को हमने स्टार्ट किया और ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्या होने लग गए, इंक्रीज होने लग गए। उसके बाद 1947 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेट डाउन इन एविएशन पॉलिसी एंड दस बिगेन द इंकरेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज थ्रू अ लिमिटेड नंबर ऑफ साउंड एंड रिलायबल प्राइवेट कमर्शियल कंसर्न विद नेसेसरी गवर्नमेंट हेल्प। यानी कि 1947 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एविएशन पॉलिसी को लाया था और एनकरेज करना स्टार्ट किया था, डेवलपमेंट करनी स्टार्ट की थी किसकी, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की, एंड अ लिमिटेड नंबर ऑफ साउंड एंड रिलायबल प्राइवेट कमर्शियल कंसर्न विद नेसेसरी गवर्नमेंट हेल्प। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कमर्शियल थे जिनको कहा कि आप भी क्या करो, सेटअप करो, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करो जिसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, हेल्प करेगी। जो आपको हेल्प चाहिए वो गवर्नमेंट देगी। यानी कि सर्विसेज को बढ़ाया गया, डेवलप किया गया इंटरनली और एक्सटर्नली, और साथ ही साथ प्राइवेट कमर्शियल्स को भी इन्वॉल्व किया गया। 1946 के अंदर क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, इन 1946 द गवर्नमेंट सेटअप द एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंसिंग बोर्ड विच गेव 11 लाइसेंस। 1946 में गवर्नमेंट ने एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंसिंग बोर्ड को स्टार्ट किया जिसमें गवर्नमेंट ने 11 लाइसेंस दिए 1946 में। उसके बाद आती है हमारी 1950 की बात। इन 1950 द एयर ट्रांसपोर्ट इंक्वायरी कमेटी को बिठाया गया जिसको हम राजक्षय कमेटी कहते हैं। Rajadyaksh committee was appointed. The committee recommended the integration of all companies so as to remove cutthroat competitions and secure scientific and zonal distribution of work. 1950 में क्या किया, जो 11 लाइसेंस दिए गए थे, प्राइवेटाइजेशन किया गया था, प्राइवेट कमर्शियल्स को भी इन्वॉल्व किया गया था कि वो भी क्या करें, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करें। 1950 में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठाई, उस कमेटी में सारे जो प्राइवेट कमर्शियल्स थे उनको बुलाया। उसमें ये कहा गया कि जितना भी कंपटीशन है उसको ख़त्म किया जाए और अपने अपने जोन के हिसाब से अपना अपना काम बांट लो ताकि कंपटीशन भी ना हो और किसी को नुकसान भी ना हो। लेकिन बट somehow the private company did not respond and so the government had to nationalize civil aviation. It was felt that nationalization would raise operational efficiency। यानी कि जितने प्राइवेट कंपनीज थी उन्होंने इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कंसर्न नहीं दिया कि जो भी गवर्नमेंट ने कहा था कि अपना कंपटीशन ख़त्म करो और अपने जोनल्स को डिवाइड कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपने काम को, जिससे कि कंपटीशन भी ना हो, किसी का लॉस भी ना हो, सारे जो अच्छे से काम कर पाए और प्रॉफिट अर्न कर पाए। लेकिन प्राइवेट कंपनी ने इस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दिया, इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया,
नेशनल सिविलाइजेशन को लेके आए, जो कि कब बनी थी, स्टार्ट हुई थी 1920 में, सेटअप हो गया था जिसका 1927 में। ठीक है, तो इस कमेटी को लेके आए। गवर्नमेंट हैड टू नेशनलाइज सिविल एविएशन को, किस गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनलाइज कर दिया। तो नेशनलाइज किया तो क्या हुआ कि जो नेशनलाइजेशन वुड रेज ऑपरेशनल एफिशिएंसी आ गई। इट वुड रिजल्ट इन बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल एविएशन एंड विल एनेबल द गवर्नमेंट टू गेट ट्रेन टेक्नीशियंस, पायलट एक्सेट्रा। यानी कि इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को क्या मिले, ट्रेंड टेक्नीशियंस मिले, पायलट मिले। It would reduce duplicating the services and wastage of flying hours, and thus would reduce costs and losses. In 1953 में क्या हुआ कि the Air Corporation Act was passed by the Parliament, under which the Indian Airline Corporation was to run internal service and the Air India International was to run external service। दो कंपनी की हम बात करते हैं 1953 में। एक तो हम बात करते हैं इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन की, और दूसरी हम बात करते हैं एयर इंडिया इंटरनेशनल कंपनी की। यानी कि जो हमारी एयर इंडिया है वो एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइड करेगी, और जो इंडियन एयरलाइंस है वो इंटरनल सर्विस प्रोवाइड करेगी। द सिविल एविएशन इज स्ट्रक्चर्ड इनटू 3 डिफरेंट फंक्शनल एंटिटीज। यानी कि जो हमारी सिविल एविएशन थी उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से 3 पार्ट थे, एक तो था रेगुलेटरी, एक था ऑपरेशनल, और एक था इंफ्रास्ट्रक्चरल। यानी कि जो ऑपरेशनल एंटिटी थी, ऑपरेशनल, रेगुलेटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑपरेशनल एंटिटीज आर इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर क्या है, सब्सिडरी है इंडियन एयरलाइंस की। प्राइवेट स्केड्यूल एयरलाइन और एयर टैक्सीज यानी कि जब कोई बुक कराता है तो प्राइवेट पर्सन को ही प्रोवाइड किया जाता है। विच प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विसेज। यानी कि ये ऐसी कंपनीज थी ऑपरेशनल एंटिटी में, इंडियन एयर या सब्सिडरी ऑफ इंडियन एयर। सब्सिडरीज कौन थी, अलायंस एयर, प्राइवेट स्केड्यूल एयरलाइंस, एयर टैक्सीज। ये क्या है, डोमेस्टिक एयर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, डोमेस्टिकली एयर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एंड एयर इंडिया विच प्रोवाइड इंटरनेशनल सर्विस। एयर इंडिया जो है वो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करेगी, और इंडियन एयरलाइंस जो है वो डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करेगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इंडियन एयरलाइन ऑल्सो कवर सम नेबरिंग कंट्रीज। पवन हंस लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1985। यानी कि अब हम बात कर रहे थे 1953 की, अब हम आए हैं 1985 पे, जब पवन हंस लिमिटेड कॉरपोरेशन आई। ठीक है, इस समय क्या हुआ था कि टू एक्वायर एंड ऑपरेट हेलीकॉप्टर इन द कंट्री। अभी तो हम एयरप्लेन्स की बात कर रहे थे, ठीक है, एयरलाइंस की बात कर रहे थे। अब हेलीकॉप्टर को कौन ऑपरेट करेगा, पवन हंस। 1985 में आई हमारी पवन हंस लिमिटेड, जो क्या ऑपरेट कर रही थी, हेलीकॉप्टर्स। इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। यानी कि इसका फिर से नाम दिया गया पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। इट प्रोवाइड एयर सपोर्ट सर्विसेज टू ऑयल सेक्टर। ये क्या करती थी, एयर सपोर्ट सर्विसेज, एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती थी किसको, ऑयल सेक्टर्स को, इन देयर ऑफशोर ऑपरेशंस एंड कनेक्ट रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरियाज। उन एरियाज को कवर करती थी जहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। The infrastructure facility are provided by the Airport Authority of India, which come into being on 1st of April 1995। यानी कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही थी, जो कब आई थी, 1 अप्रैल 1995 में आई थी। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ द मर्जर ऑफ नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या करने आई थी कि जो नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी थी उसको मर्ज किया गया था इसके अंदर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल पोर्ट। यानी कि जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी, जो 1 अप्रैल 1995 में आई थी। इस ने आके क्या किया, जो हमारे नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी थी, उसको मर्ज कर दिया। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल एयरपोर्ट। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनकी मैनेजमेंट कौन करता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन सारे एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है, चाहे वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो, और सिविल एनक्लेव्स एट द डिफेंस एयरफील्ड्स।
The Indira Gandhi Rashtriya Urban Academy is the premier flying institute responsible for provisions of flying training for awards of commercial pilot license and commercial helicopter pilot license। यानी कि जो हमारी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अर्बन अकेडमी थी, अकेडमी क्या करती थी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, फ्लाइंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी। जो भी सीख जाता था उसको अवार्ड में क्या मिल जाता था, लाइसेंस मिल जाता था। दो तरीके के लाइसेंस थे, एक तो था कमर्शियल पायलट लाइसेंस, एक था कमर्शियल हेलीकॉप्टर पायलट लाइसेंस। उसके बाद हम करते हैं होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अ सब्सिडरी ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड। एयर इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कौन सी है, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सब्सिडरी ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग इन फ्लाइट कैटरिंग एंड ऑपरेटिंग होटल्स इन द विसिनिटी ऑफ एयरपोर्ट फॉर कैटरिंग टू द ट्रांजिट पैसेंजर। ये क्या करती थी, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सब्सिडरी है एयर इंडिया लिमिटेड की, जो कैटरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी फ्लाइट में, और जिसके अपने होटल थे एयरपोर्ट के पास में, ताकि जो भी ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं उनको होटल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। उसके बाद हमारी थी डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन इज द रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। ये क्या करती थी, ये रेगुलेटरी बॉडी थी जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस। एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो थी विद इन इंडिया, टू एंड फ्रॉम इंडिया, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एयरक्राफ्ट्स इन इंडिया, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ airworthiness and grant of certificate of airworthiness to civil aircraft register in India. Several significant development took place in the field of civil aviation during the 8th plan period। 8th plan period के अंदर बहुत सारे क्या डेवलपमेंट हुई थी सिविल एविएशंस में 8th प्लान पीरियड के दौरान, विद द रिपील ऑफ द एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 इन 1994। यानी कि जो हमारे एयर कॉरपोरेशन एक्ट था उसको क्या किया गया था, फिर से बनाया गया, रिपील किया गया था 1995 में, जो एक्चुअली में पहले कब था, 1995 में। यानी कि जो हमारा एयर कॉरपोरेशन एक्ट 1953 था उसको रिपील किया गया था 1994 में। द मोनोपोली ऑफ इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया एंड वायुदूत ओवर स्केड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंडेड। यानी कि इन कंपनी के पास जो मोनोपोली थी उस मोनोपोली को ख़त्म किया गया था, ठीक है। किसके पास थी, इंडियन एयरलाइंस के पास थी, एयर इंडिया के पास थी, वायुदूत, इन सारे के पास क्या थी, जो मोनोपोली थी उस मोनोपोली को ख़त्म किया गया था। कॉन्सिक्वेंटली 6 प्राइवेट ऑपरेटर हु वर Heathrow operating as air taxis were granted the status of scheduled airlines during 8th plan। 7 scheduled operator and 19 air taxis operator had been given permit for operations of domestic air transport service in India। Air India Limited and Indian Airlines Limited were registered। एयर इंडिया लिमिटेड थी और एक इंडियन एयरलाइन लिमिटेड थी, जिसको रजिस्टर किया गया एज अ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के अंदर। एंड द अंडरटेकिंग ऑफ एयर इंडिया कॉरपोरेशन एंड द इंडियन एयरलाइन कॉरपोरेशन वर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव न्यू कंपनीज, ठीक है, जिसको क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया एक नई कंपनीज के अंदर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 1994। वायुदूत लिमिटेड वॉज मर्ज इन इंडियन एयरलाइन लिमिटेड। यहाँ पे 3 थी, ठीक है, तीनों के पास मोनोपोली थी, एयरलाइंस के पास, इंडियन एयरलाइंस के पास, एयर इंडिया के पास और वायुदूत के पास। इन तीनों के मोनोपोली को ख़त्म किया गया, ठीक है। एयर इंडिया जो थी हमारी और इंडियन एयरलाइन लिमिटेड थी उनको रजिस्टर किया गया, ठीक है, कब, नई कंपनी के रूप में 1 मार्च 1994 में। और जो वायुदूत थी उसको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया इंडियन एयरलाइन लिमिटेड में। इंडियन एयरलाइन लिमिटेड का क्या काम था 1953 में, जब हमने पढ़ा कि इंडियन एयरलाइन लिमिटेड जो है वो क्या करती थी, डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती थी, और एयर इंडिया जो थी वो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करती थी। अगेंस्ट एन आउटले ऑफ ₹3998 crore, a sum of ₹7,334.11 crore were spent during the 8th plan। यानी कि
आउटले कितने का था? 3998 करोड़ का था, लेकिन एक्चुअल में जो स्पेंड हुआ था 8th प्लान के टाइम पे वो था 7334 करोड़ रुपए जो स्पेंड किए गए थे। द बल्क ऑफ आउटले 98.8% वॉज फाइनेंस फ्रॉम इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, यानी कि इसके लिए फाइनेंस जो था वो कहाँ से आया था? इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स से जो है वो फाइनेंस लिया गया था। द प्लान ऑफ एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, पवन हंस, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एंटायरली फाइनेंस फ्रॉम देयर आई ई बी आर, यानी कि इंटरनल और एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स से इनको फाइनेंस किया गया था, इनको एस्टैब्लिश किया गया था। एट प्रेजेंट देयर आर 2 scheduled प्राइवेट एयरलाइंस विच प्रोवाइड रेगुलर डोमेस्टिक एयर सर्विसेज अलॉन्ग विद इंडियन एयरलाइंस, यानी कि 2 स्केड्यूल प्राइवेट एयरलाइंस है जो क्या करती है? रेगुलर डोमेस्टिक एयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडियन एयरलाइंस के साथ। इन एडिशन देयर आर 41 नॉन स्केड्यूल ऑपरेटर्स ऑपरेटिंग एयर टैक्सीज, नॉन स्केड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। Private operators cater to nearly 41.4% of the domestic air traffic. A new policy on domestic air transport service was approved in April 1997, according to which barrier to entry and exit to this sector have been removed and choice of aircraft has been completely left to the operator. यानी कि 1997 के अंदर एक नई पॉलिसी आई, अ न्यू पॉलिसी ऑन डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस वो अप्रूव इन अप्रैल 1997 में क्या हुआ कि एक नई पॉलिसी आई डोमेस्टिक एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, जो बैरियर थे एंट्री और एग्जिट पे इस सेक्टर में, एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो बैरियर थे उन बैरियर को हटाने की कोशिश की गई, हटाया गया। और इसमें ये कहा गया कि कोई भी ऑपरेटर जो है इसमें आ सकता है और यहाँ से जा सकता है, ठीक है। कोई जो है बैरियर नहीं है, अपनी मर्जी से जो है वो एयरक्राफ्ट को चूज़ कर सकता है। ये कम्प्लीटली एयर ऑपरेटर पे छोड़ दिया। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। आई होप कि आपको समझ में आई हो। इसमें हमने पढ़ा सिविल एविएशंस के बारे में, इसमें हमने पढ़ा एयर इंडिया के बारे में, इंडियन एयरलाइंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद होटल कॉरपोरेशंस के बारे में भी हमने पढ़ा, इसमें होटल कॉरपोरेशन क्या थी। या फिर हमने इसमें पढ़ा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रपति अर्बन एकेडमी के बारे में पढ़ा, डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशंस के बारे में पढ़ा, जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी जिसने क्या किया, मर्ज किया था नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मर्ज किया, और जो एज अ मैनेजमेंट के रूप में काम करती थी। इंडियन गांधी राष्ट्रीय अर्बन एकेडमी क्या करती थी, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी और अवार्ड में क्या देती थी, लाइसेंस प्रोवाइड करती थी। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है, जिसको और हम जो है हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो हिस्ट्री ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।